Dear students, welcome to all of you. Today I am going to discussing the topic jurisdiction of high courts, which is related to subject of constitutional law of India as paper 2 of LLB part 1 and pre-law 3rd. This topic is important for you. I have discussed the organization of high courts in back class. It means other words दूसरे शब्दों में कि पिछले लेक्चर में मैंने हाई कोर्ट्स के संगठन पर विस्तार से चर्चा किया था। अब उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित तथ्यों पर आप सबों के बीच चर्चा करूंगा। बताएंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215, 225, 226, 227, 228 एवं 235 में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार उपबंधित है, जो निम्नलिखित है, जिसमें पहला अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जो अनुच्छेद 215 के अंतर्गत है। दूसरा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन अर्थात वर्तमान उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार अर्थात अधिकारिता, जो अनुच्छेद 225 में उपबंधित है। तीसरा लेख संबंधी क्षेत्राधिकार जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है। और लास्ट चौथा अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, इट मीन्स सुपरविजन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो अनुच्छेद 227, 228 एवं 235 में अंतर्निहित है। तो सबसे पहले ये देखना है कि अभिलेख न्यायालय जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो अनुच्छेद 215 में यह उपबंधित है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय जैसे ही अभिलेख न्यायालय होगा और उच्च न्यायालय को भी सर्वोच्च न्यायालय जैसा ही समस्त शक्तियां और अधिकार प्राप्त है। अर्थात उच्च न्यायालयों के निर्णयों एवं कार्यवाहियों से जो लिखित होता है उसे सुरक्षित रखा जाता है, ताकि भविष्य में उसका सदुपयोग प्रेसिडेंट अर्थात पूर्व निर्णय के रूप में अधीनस्थ न्यायालय कर सके। और दूसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। तो इस मामले में भी निर्णय देने की शक्ति उच्च न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के समान है, जिसका विवरण ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में मैंने विस्तृत रूप से कर दिया था। अर्थात सिविल मामले से रिलेटेड कंटेम्प्ट या क्रिमिनल मामले से रिलेटेड कंटेम्प्ट इत्यादि के सभी विषय वस्तु पर मैंने चर्चाएं कर दी थी। उसी समान उच्च न्यायालय के भी सभी विषय वस्तु है। अब सेकंड है वर्तमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिसडिक्शन, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 225 के अंतर्गत यह उपबंधित है कि विधानमंडल द्वारा लेजिस्लेचर द्वारा निर्मित विधि के अधीन रहते हुए किसी वर्तमान उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार, प्रशासित विधि, उच्च न्यायालय में न्याय प्रशासन से संबंधित उसके न्यायाधीशों की शक्तियां, जिनके अंतर्गत न्यायालय के नियम बनाने
तथा बैठकों के विनियमन की शक्तियां भी सम्मिलित है। वैसे ही रहेगी जैसे संविधान के लागू होने से पूर्व था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो उच्च न्यायालयों की जो क्षेत्राधिकार है या जो प्रशासन की शक्तियां है या प्रशासित विधि लागू करने की शक्तियां है या उच्च न्यायालय में जो न्यायालय प्रशासन से संबंधित जो भी अधिकार तथा कार्य है वह स्वतंत्रता पूर्व जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो नियम या कायदे थे उसी के ही समान रहेंगे। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 के आर्टिकल 212 के अंतर्गत प्रीवी काउंसिल के निर्णय उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी ही है। इसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा अथवा समुचित विधान मंडल के विधि के द्वारा यदि इन सभी अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक वह पहले के ही सभी अधिकार रहेंगे। यदि विधानमंडल अपने विधि के द्वारा इसमें परिवर्तन कर देता है तो वह उच्च न्यायालयों के को मान्य होगा। जैसे अनुच्छेद 225 के प्रोविसियो परंतु द्वारा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कुछ और अधिक विस्तृत किया गया है। जैसे राजस्व संबंधी मामलों में भी उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान कर दिया गया है जो पहले नहीं था। और इसे अधिक समझने के लिए आप कुछ वाद जैसे पांडुरंग कालू पाटिल वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो 2002 में ये वाद आया था, इसका निर्णय आया था, एवं MB अल कुमेर वर्सेज सेवरिस साल्वेज इंटरनेशनल लिमिटेड के मामले जो 2002 में सुप्रीम कोर्ट में आया। और इन दोनों वादों के जो निर्णय हैं वह उच्च न्यायालय के अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित है, जिसे आप देख सकते हैं और उससे विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो कार्य है अर्थात अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण और नियंत्रण की शक्ति। तो अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को उन समस्त क्षेत्रों में जिनके संबंध में वह अपने अधिकारिता का प्रयोग करता है, अर्थात सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की जांच की शक्ति भी उच्च न्यायालय को प्राप्त है। और इस प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों से विवरणी मांगने, उनकी कार्य प्रणाली और कार्यवाहियों के विनियमन हेतु नियम बनाने तथा उनके पदाधिकारियों द्वारा रखी जाने वाले प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रपत्रों को विहित करने की भी शक्ति प्राप्त है। इसके साथ साथ अधीनस्थ न्यायालयों के पदाधिकारियों, शेरी, लिपिकों, न्यायविदों एवं अधिवक्ताओं को मिलने वाले फीस की भी सारणी अर्थात टेबल निश्चित करने का अधिकार है। दूसरा अनुच्छेद 228 के तहत यदि उच्च न्यायालय को समाधान हो जाए कि उसके अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई सारवान विधि अंतर्ग्रस्त है, तो जिसका निर्धारण
जिसका निर्धारण होना मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है, तो वो अपने पास उस मामले को मंगा सकता है। तत्पश्चात वह या तो उक्त मामले को निपटा देगा या निर्णय उस पर करेगा, या उक्त विधि प्रश्न का निर्धारण कर अपने निर्णय के कॉपी को उस मामले से संबंधित न्यायालय को निर्णयार्थ लौटा देगा। अर्थात आर्टिकल 228 के तहत उच्च न्यायालय को यह एक विशेष अधिकार है कि वह किसी भी अधीनस्थ न्यायालय से वैसे मामले को मंगाएगा जो कि सारवान विधि प्रश्न के अंतर्ग्रस्त हो और उस पर फैसला लेना आवश्यक है। फिर आगे अनुच्छेद 235 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त है। वह अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी कर सकता है, उसके कार्यवाहियों की जांच भी कर सकता है, और साथ ही जांच के उपरांत उस पर कार्यवाही भी कर सकता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि उच्च न्यायालय के द्वारा यदि अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों पर नियंत्रण करने हेतु यदि कोई कार्यवाही की जाती है या जांच की जाती है, उसमें उस राज्य की सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता और नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में इसे विस्तृत समझने के लिए सुपरविजन ज्यूरिसडिक्शन जो उच्च न्यायालय का हो, इसको अधिक समझने के लिए आप 2-3 केसेज है, जैसे वायरम सिंह वर्सेज अमरनाथ के मामले है, भभूतमल बनाम लक्ष्मीबाई के केसेज है, या नृपेंद्र नाथ बागची वर्सेज वेस्ट बंगाल स्टेट का केस है। इन सभी वादों के निर्णयों को आप पुस्तकों में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे कि इसका आप विस्तृत इस तत्व का जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद लास्ट है जो उच्च न्यायालय के रिट अधिकारता अर्थात रिट ज्यूरिसडिक्शन, जो आर्टिकल 226 में उपबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 में किसी बात को होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग अपने अधिकार क्षेत्र में करता है। इसके अंतर्गत जो संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार को परिवर्तित कराने हेतु अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए संबंधित राज्यों में से किसी व्यक्ति या प्राधिकार को समुचित मामले में किसी सरकार को ऐसे आदेश या निर्देश या रिट जारी करने का उच्च न्यायालय को अधिकार है। माने कहने का अर्थ है कि रिमोटीज ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकारों के सुरक्षा हेतु या उसके उपाय संरक्षण हेतु उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जिससे कि उस राज्य की जनता के संवैधानिक अधिकार कायम रह सके। इसके अंतर्गत रिट के अंतर्गत जैसे आपको पढ़ना होगा हैबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस, परमादेश, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सर्सियोरेरी, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। ये सभी जो रिट 5 रिटें हैं, इसको जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के समान उच्च न्यायालय को भी है।
तो इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा रिट अधिकारिता का प्रयोग सामान्यतः मूल अधिकारों के संरक्षण और अन्य लीगल राइट, अन्य विधिक अधिकारों के संरक्षण करने के लिए ही किया जाता है। ऐसे जो ये रिट 226 है, जो उच्च न्यायालय के रिट ज्यूरिसडिक्शन, इसमें जो ये 5 महत्वपूर्ण तत्व है, इसको जो 5 रिट है जिन्हें हाई कोर्ट्स द्वारा भी प्रयोग किया जाता है, इसको विस्तृत रूप से समझने के लिए या समझाने के लिए अगले टॉपिक में मैं बताने का प्रयास करूंगा। ऐसे जो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं वे सभी ये 4 है, जिसको मैं बताया उसे आप थोड़ा किताबों से देखेंगे, उसे समझेंगे। कुछ बातें हर एक जो ज्यूरिसडिक्शन उच्च न्यायालय के हैं सभी में 2-3 केसेस को जरूर पढ़िएगा, जिससे कि स्पष्ट हो जाए। थैंक यू।